हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हॉर्नबिल की बुक से सेकंड चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इस चैप्टर के राइटर हैं गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। इसको नरेट करने वाला है एक 37 साल का बिजनेसमैन जो कि पूरी दुनिया की समुद्री यात्रा करना चाहता है, और वो भी अपनी पूरी फैमिली के साथ। उसकी फैमिली में उसकी वाइफ है जिसका नाम है मैरी, एक बेटा है 6 साल का जिसका नाम है जोनाथन, और एक 7 साल की बेटी है, उसका नाम है सुजैन। अब वो ये काम क्यों करना चाहता था? क्योंकि 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने यही काम किया था। तो इसलिए नरेटर अपनी पूरी फैमिली के साथ जेम्स कुक के इस काम को डुप्लीकेट करना चाहता था। इसीलिए जुलाई 1976 में उसने अपनी पूरी फैमिली के साथ प्लाईमाउथ यानी कि इंग्लैंड से अपनी वॉयज स्टार्ट कर दी। इस दिन के लिए वो 16 सालों से ब्रिटिश वाटर्स में अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। उसने 23 मीटर लंबी और 30 टन भारी एक बोट भी बनाई और उसका नाम रखा वेव वॉकर। इस बोट को भी उन्होंने रफ से रफ मौसम में परखने में कई महीने लगा दिए थे। उनकी इस जर्नी का पहला फेज रहा अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट से लेकर केप टाउन तक, और उन्होंने 1,05,000 किलोमीटर की जर्नी पूरी कर ली। अब खास बात ये थी इस पहले फेज की कि ये बहुत ही हैप्पी था, प्लेजेंट था। इससे आगे उनको ईस्ट डायरेक्शन में फेस करना था दुनिया के सबसे ज़्यादा रफ ओशन में से एक ओशन, जिसका नाम था द सदर्न इंडियन ओशन। इसके लिए उन्होंने 2 क्रूमैन अपने साथ लिए। पहला था अमेरिकन लैरी विजल और दूसरा था स्विस हर्ब सीगलर। अब केप टाउन से निकले हुए उनको दूसरा दिन ही हुआ था कि अचानक से तेज तेज गेल्स चलने लग गई, समुद्री हवाएं चलने लग गई। लेकिन नरेटर को इन गेल्स से कोई चिंता नहीं हो रही थी। उसकी चिंता थी वेव्स के बड़े साइज को लेकर, क्योंकि वेव्स का साइज हो गया था 15 मीटर, जो कि शिप के मेन मास्ट को छू रही थी। अब दिन था 25 दिसंबर का, क्रिसमस डे, और साथ ही न्यू ईयर भी आ रहा था। तो नरेटर की फैमिली ने इसको बड़ी खुशी से एंजॉय किया। लेकिन वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मौसम अच्छा हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। मौसम पहले से भी ज़्यादा खराब हो गया। 2 जनवरी को लहरों का साइज और भी ज़्यादा बड़ा हो गया, और जैसे ही हर ऊंची लहर पर उनका शिप चढ़ता तो उनको अपने सामने एक एंडलेस ओशन अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता। तेज हवा की आवाज़, पानी का स्प्रे कानों को बहुत ही पेनफुल लगता था। उन्होंने अपने शिप की स्पीड को कम करने के लिए स्टॉर्म जिब नीचे कर दी और एक हैवी रस्सी का फंदा बनाकर उसे नाव के पिछले हिस्से स्टर्न से बांध दिया। उन्होंने लाइफ जैकेट्स भी पहन ली, ऑयल स्किन्स भी पहन लिए, और तभी शाम को 6 बजे एक अजीब सी साइलेंस महसूस की नरेटर ने। सब कुछ शांत हो गया था, लेकिन ये साइलेंस आने वाले तूफान की निशानी थी, क्योंकि हवा बंद हो गई थी। आसमान अचानक से काला हो गया। एक तेज दहाड़ के साथ एक बड़ा सा बादल शिप के पीछे आ गया। लेकिन नरेटर ने महसूस किया कि ये बादल नहीं था, बल्कि एक बहुत ही बड़ी भयानक लहर थी जो उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी भी नहीं देखी थी। अब उस लहर की वजह से वेव वॉकर का पिछला हिस्सा स्टर्न ऊपर की तरफ उठ गया और शिप के डेक पर एक भयानक धमाका हुआ। हरे और सफेद पानी की लहर शिप के अंदर इतनी फास्ट स्पीड से आई कि नरेटर का सिर व्हील से टकरा गया और वो सीधा शिप से बाहर समुद्र में गिर गया। उसने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया था, लेकिन अचानक से उसका सिर पानी से बाहर निकल गया। वो डूबा नहीं। उसने देखा कि वेव वॉकर लगभग पलटी हुई थी, लेकिन तभी एक लहर आई और वेव वॉकर सीधी हो गई। अब नरेटर की लाइफ लाइन थोड़ी सी कस गई थी। वो बड़ी मुश्किलों से कोशिश करके बोट तक पहुंचा। वहां पर लहरों ने डेक पर उसको इधर उधर पटका, जिसकी वजह से उसकी रिब्स टूट गई, मुंह खून से भर गया, दांत टूट गए। किसी तरीके से उसने स्टीयरिंग व्हील को ढूंढा और पकड़ लिया। हर जगह सिर्फ पानी ही पानी था। अचानक से उसे मैरी नजर आई। मैरी चीख रही थी, हम डूब रहे हैं, डैक्स टूट चुके हैं, वी आर फुल ऑफ वाटर। नरेटर ने देखा लैरी और हर्ब पागलों की तरह पानी को बाहर निकाल रहे थे। कपड़े, क्रॉकरी, चार्ट, खिलौने, सब चीजें गहरे पानी में छलक रहे थे।
नरेटर तैरते हुए बच्चों के कैबिन तक पहुंचा, ये देखने के लिए कि क्या बच्चे ठीक ठाक हैं। उसने देखा स्यू की आइज के ऊपर बहुत ही सूजन आ गई थी। फिर उसने हैमर, स्क्रूज, कैनवस लिया और मुश्किल से डेक पर वापस पहुंचा। अब नरेटर ने देखा कि शिप के अंदर पानी लगातार घुसे जा रहा था, तो उसने होल्स को कैनवस और वाटरप्रूफ कवर से बंद किया। अब अगली प्रॉब्लम ये थी कि कैबिन में तैरते हुए डेब्रिस की वजह से हैंड पंप्स ब्लॉक होने लग गए थे और एक इलेक्ट्रिक पंप में शॉर्ट सर्किट हो गया था। पानी का लेवल फिर से ज़्यादा होने लग गया था। उसने देखा कि 2 स्पेयर हैंड पंप्स समुद्र में गिर गए थे। फिर उसे याद आया कि एक और इलेक्ट्रिक पंप है। अब उसने बहुत ही थैंकफुल महसूस किया क्योंकि वो एक इलेक्ट्रिक पंप सही से काम कर रहा था। इसीलिए पूरी रात पानी बाहर निकालना, नाव चलाना, रेडियो से कॉल करना, बस यही काम चलते रहे। लेकिन नरेटर को पता था दुनिया के इतने रिमोट कॉर्नर में उनकी मे डे कॉल्स का कोई भी आंसर नहीं मिलेगा, और ऐसा ही हुआ। दूसरी तरफ स्यू की आंख पर अब स्वेलिंग ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। उसकी आंख पर भी एक डीप कट लगा हुआ था, लेकिन वो अपने फादर को तंग बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। 3 जनवरी की सुबह तक वाटर लेवल किसी तरीके से कंट्रोल में आ गया। लहर के टकराने के बाद 15 घंटे तक वो तो सरवाइव कर रहे थे, जिंदा थे, लेकिन उनकी बोट का इतना नुकसान हो चुका था कि वो ऑस्ट्रेलिया तक नहीं पहुंच सकती थी। अब नरेटर ने चार्ट देखकर पता लगाया कि ईस्ट डायरेक्शन में कुछ किलोमीटर की दूरी पर 2 आइलैंड्स हैं और उनमें से एक था आइल एम्स्टर्डम। अब नरेटर को होप थी कि किसी तरीके से वो वहां पर पहुंच जाएं। 4 जनवरी को लगातार 36 घंटे पंपिंग करने के बाद, यानी कि शिप से पानी निकालने के बाद, पानी का लेवल कुछ सेंटीमीटर ही रह गया था। तब मैरी बिस्किट्स, बीफ लेकर आई और सब ने लगभग 2 दिनों के बाद ये खाना खाया था। लेकिन ये आराम थोड़ी देर का ही था, क्योंकि शाम को 4 बजे फिर से काले काले बादल उनको अपनी बोट के पीछे नजर आ रहे थे और 5 जनवरी सुबह तक हालात फिर से बिगड़ गए। अब नरेटर बच्चों के पास गया तो जॉन ने पूछा, डैडी क्या हम मरने वाले हैं? नरेटर ने कहा, नहीं, हम सफल जरूर होंगे। जॉन बोला, बट डैडी, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। और जॉन की बात सुनकर नरेटर ने डिसाइड कर लिया कि वो इस समुद्र से फाइट जरूर करेंगे, पक्का करेंगे। अब वो मैरी के साथ बैठे थे। हालांकि उन्हें फील हो रहा था कि उनकी डेथ नज़दीक आ रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ क्योंकि वेव होकर उस तूफान को पार कर गई। अब नरेटर ने कैलकुलेशंस फिर से की और अंदाजा लगाया कि वे 150,000 किलोमीटर चौड़े ओशन में केवल 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड ढूंढ रहे थे। तभी स्यू एक कार्ड लेकर आई। कार्ड पर उसने अपने मम्मी पापा यानी नरेटर और मैरी के कार्टून बना रखे थे और उसमें मैसेज था, ओ हाउ आई लव यू बोथ, दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। दोपहर के 2 बज गए थे। नरेटर लैरी के पास गया और शिप को 185 डिग्री घुमाने के लिए कहा। उसने लैरी को विश्वास से कहा कि हम 5 बजे तक आइलैंड पर पहुंच सकते हैं, लेकिन उसको खुद को यकीन नहीं था। फिर वो भारी मन से अपने बंक में गया और सो गया। शाम के 6 बजे उसकी आंख खुली। उसे लग रहा था कि आइलैंड तो जरूर मिस ही कर चुके होंगे, लेकिन तभी जॉन आया और बोला, यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन। अब स्यू भी उसके पीछे ही खड़ी थी। स्यू ने बताया, देखिए डैडी, हमारे सामने है आइलैंड। अब नरेटर दौड़कर डेक पर पहुंचा। उसने देखा कि ये आइलैंड वोल्केनिक रॉक का एक पीस ही था। यहाँ पर वेजिटेशन नहीं थी, लेकिन ये दुनिया का सबसे सुंदर आइलैंड था। वे रात भर तक उस आइलैंड पर रहे और अगली सुबह उस आइलैंड के 28 इनहैबिटेंट्स ने उनकी शोर तक आने में हेल्प की। अब नरेटर ने सोचा कि देखो, लैरी और हर्ब जो कितने विपरीत हालातों में, मुश्किल हालातों में भी ऑप्टिमिस्टिक रहे। इतने डायरेस्ट स्ट्रेस में ऑप्टिमिस्टिक रहना बहुत ही बड़ी बात थी। फिर उसने मैरी के बारे में सोचा, जो इतने क्रूशल टाइम में स्टीयरिंग व्हील संभालती रही। फिर नरेटर ने सोचा अपनी 7 साल की बेटी स्यू के बारे में, जिसने चोट की बिल्कुल भी परवाह नहीं की, क्योंकि उसे बाद में 6 छोटे छोटे ऑपरेशन करवाने पड़े थे। और फिर नरेटर ने सोचा 6 साल के अपने बेटे जॉन के बारे में, जिसको मरने से बिल्कुल भी डर नहीं लगा, क्योंकि उसी ने कहा था, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर।
और जॉन की इस बात पर ही इस चैप्टर का टाइटल रखा गया है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। And here the chapter ends. And try to be optimistic in all situations of life. And don't forget to hit the like and share button. See you again in the next video. Thank you very much.